से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम कैलाश है। कैलाश मुंबई में रहते हैं, लेकिन उनकी जो घर है, प्रॉपर गांव है, बिहार है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कैलाश जी की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम कैलाश है। मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मैं रहने वाला हूँ बिहार का। मेरी जब उम्र करीब 25 साल की थी तो मैं मुंबई आ चुका था, लेकिन उससे पहले मैं गांव में ही रहता था। अब जितनी पढ़ाई लिखाई करनी थी वो तो मैं कर चुका था। उसके बाद मैं पढ़ाई में बिल्कुल इच्छा ही टूट गई थी। अब कुछ संगत भी ऐसी मेरे लड़कों के साथ हो गई थी, तो ज़्यादातर हमारा घूमना फिरना मौज मस्ती करना इसी में हम लोग जुटे रहते थे अपने दोस्तों के साथ में। मेरे पिताजी मेरे को लेकर के बहुत परेशान रहते थे। मुझे समझाया करते थे कि बेटा, जो तुम कर रहे हो ना ठीक नहीं है। हम तुम कोई नौकरी पकड़ो, कोई काम करो। अगर तुम पढ़ाई नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हो ना, खेत में काम करो, किसान बन जाओ, लेकिन अपने दोस्तों के साथ छोड़ो। वो दोस्त तुम्हें पैसा नहीं देंगे, ना तुम्हें नौकरी देंगे, ना वो गलत रास्ते पर ले जाएंगे। तो बेटा, इससे बढ़िया है कि तुम सुधर जाओ। अब मैं उनकी बात हाँ में हाँ मिला करके रह जाता। ठीक है पिताजी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अब क्या था, पिताजी के डांट सुन लिया और एक आध दिन फिर दोस्तों के साथ नहीं किया। लेकिन फिर वही बात, फिर अपना दिल मानता ही नहीं था। चला जाता था उनके साथ घूमने फिरने, बस यही करता था, मौज मस्ती और कुछ नहीं। लेकिन पिताजी, परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे मेरे से, मेरा आवारापन से, कि मैं कोई घर का काम नहीं करता था, ना खेत का काम करता था, और सुबह खाना खाता फिर मैं शाम तक आता था। बस यही मेरा रोज़ का धंधा रह गया था, रोज़ का काम। मेरी सिस्टर रहती थी मुंबई में और वो आई थी। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा परिवार के लोग कहने लगे कि तुम कैलाश को अपने पास ले जाओ। लेकिन वो कहने लगे कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा और मैं ले जाऊंगी इसको। और मेरे से पूछने लगी कि कैलाश, बताइए तो क्या क्या बदमाशी कर रहा है, मैं बहुत सुन रही हूँ तेरी बदमाशियाँ। माँ पिताजी कितने निराश हैं तेरे से लेकर के। तुझे तो उनको खुश रखना चाहिए था इस उम्र में, लेकिन तू तो शैतानियाँ करता फिर रहा है। और मैं भी ये भी सुना है कि तेरा चक्कर किसी लड़की के साथ में चल रहा है। अब तो जैसे मैं पकड़ा गया था, मैं दीदी से एकदम डर गया था कि इनको कैसे पता। एक्चुअल में मेरी एक दोस्ती थी एक लड़की से, जो हमारे गांव का स्टेशन था और वहाँ पर उसके पिता का मिठाई का दुकान था और उनका पूरा परिवार ही उसी जगह पर रहता था। आगे मिठाई की दुकान और साइड में उनका मकान था। तो हमारा आना जाना तो लगा रहता था उस जगह पर। अब दोस्तों के साथ जाता, वहाँ मिठाई उठाई खिलाता और उस लड़की को मैं दिल दे बैठा था। लेकिन ये बात मेरे दोस्तों के अलावा कोई नहीं जानता था। तो आखिर दीदी को कैसे पता चला, मैं बहुत हैरान था दीदी के पास सुन करके। दीदी बोले, तू सच बोल, तू ऐसा करता है ना। अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो पकड़ा गया था। मैं कहने लगा, दीदी ऐसा तुम जो सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वहाँ पर मैं ज़रूर जाता हूँ मिठाई उठाई नाश्ता वास्ता करने के लिए,
और उस लड़की से मुलाकात है, कभी कभी दुकान पर बैठती है तो बातचीत तो हो ही जाता है, और कोई विशेष बात नहीं है। जैसे तैसे मैं दीदी को समझा पाया था, लेकिन दीदी कहने लगी कि बस 2 महीने के बाद तू मेरे पास में आएगा, मेरा दूसरा चक्कर लगेगा ना, अब मैं तेरे को अपने साथ लेके चलूँगी। मैं बोला दीदी ठीक है, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। और फिर मैं सोच में पड़ गया था कि ये मेरी बात को मेरे परिवार में मेरी दीदी को किसने बताया। मेरे दोस्त तो मेरे घर तक जाते नहीं थे, तो आखिर ये बात पहुंची कैसे दीदी के पास में। मेरे परिवार वालों ने आज तक ऐसी कोई बात नहीं कही, तो हो ना हो मेरे परिवार में किसी ने बात ज़रूर बताई है, लेकिन जिसने भी बताई थी मुझे पता नहीं चल पड़ा। लेकिन मैं अब सचेत हो गया था। जब भी मैं उस लड़की के दुकान पर जाता तो देख लेता था आसपास में कि कोई है तो नहीं, तब मैं उसके दुकान पर जा बैठता, कुछ नाश्ता करते हुए बातचीत करता, और हम लोग तो मिलते रहते थे एकांत में। और जब मैं सुना कि अब मुझे मुंबई जाना पड़ेगा तो मेरा जाने का इच्छा नहीं थी, मेरा मन तो यहाँ पर लगता था। मेरे दोस्त थे, गांव का खेत खलिहान, और उस पर मेरी प्रेमिका रेलवे स्टेशन वाली, तो मैं इनको छोड़ कर के कहाँ जाऊँगा। और जैसे तैसे 2.5 महीना से ऊपर गुजर गया, दीदी आई नहीं थी। आज मुझे संतुष्टि मिली कि चलो अब दीदी शायद लेट में आएंगे, लेकिन 2.5 महीना गुजरते ही दीदी आ गई थी घर पर, और इस बार मुझे वो मुंबई लेके चली गई। मैं दीदी को मनाने की कोशिश करता रहा कि दीदी अभी थोड़ा दिन और रुक जाता हूँ, अब फिर मैं आ जाऊँगा अपने आप, लेकिन दीदी मानी नहीं, वो अपने साथ ही मुझे ले गई थी। और इसके बाद मुंबई पहुँच कर के मैं कुछ दिन तो उदास जरूर रहा, लेकिन जीजा जी ने मुझे एक काम लगवा दिया था, और फिर मैं अपने काम में मगन हो गया था। करीब 1.5 साल के बाद मैं मुंबई से अकेले अब घर जा रहा था। अब मैं बहुत खुश था कि अपने गांव जा रहा हूँ, अपने दोस्तों से मिलूँगा, अपनी प्रेमिका से मिलूँगा। बहुत दिल में आनंद था, खुशी था। और संजोग से जो जिस ट्रेन में बैठा था वो रात के करीब 11 बजे के आसपास मेरे स्टेशन पर आकर के रुकी। 4 घंटा ट्रेन लेट थी वो। जब मैं स्टेशन पर उतरा ना तो देखा कि स्टेशन पूरा एकदम खाली पड़ा हुआ है। अब छोटा स्टेशन था, इतना भी छोटा नहीं था लेकिन ठीक ही था, और लाइटें तो जल रही थी, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे पास कोई ज़्यादा कुछ नहीं था, मेरे पास बस एक थैला था, और थैला को मैं अपने कंधे पे टांग रखा था। आज जब मैं अपने रेलवे के स्टैंड पर पहुंचा, जहां से मुझे गांव के लिए कोई साधन लेना था, लेकिन वहां तो इस टाइम में कोई साधन था ही नहीं। पूरा रोड, पूरा स्टैंड खाली पड़ा हुआ था। हर तरफ जिधर देखें उधर ही सन्नाटा पसरा हुआ है। अब वहां से स्टैंड से थोड़ी ही दूरी पर वो मेरी प्रेमिका की दुकान थी। मैं सोचा कि क्यों न अपने प्रेमिका के पास चला जाए और वहीं पर बैठा जाए, वहीं पर इंतज़ार किया जाए, क्योंकि वो लोग तो दुकान पर इस टाइम कोई रहता नहीं था। आगे में 3-4 बेंच भी लगा हुआ था कस्टमर के बैठने के लिए, तख्त भी लगा हुआ था, और आराम करने का सही जुगाड़ था। अब मेरा जो गांव था 2 किलोमीटर की दूरी पर था उस स्टेशन से, तो आज जो रोड था वो भी रात के टाइम में डरावना हो जाता था। लोग बाग अकेले कोई नहीं जाता था, तो मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं अकेले उस रोड पर जाऊं। हाँ, कोई साधन मिल जाता तो मैं ज़रूर जाता, लेकिन साधन इस टाइम में कोई नहीं था। यही सोच विचार करके मैं उसी मिठाई की दुकान पर पहुंच गया जो मेरी प्रेमिका की थी। जब वहां पहुंचा तो दुकान तो बंद ही थी और बेंच खाली पड़ा हुआ था, और जो तख्त था उस पर 2 आवारा कुत्ता लेटे हुए थे।
अब मैं उनको उठाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो आवारा कुत्ते थे। अगर मैं वो उनको उठाने की कोशिश करता तो हो सकता है कि वो अनजाने में मुझ पर हमला भी कर सकते थे, भौंक भी सकते थे। गर्मी की रात थी तो ऐसी कोई बात तो थी नहीं, और मैं उसी बेंच पर अपना जो पिट्ठू था, थैला था, उठा करके रख दिया और बेंच पर बैठ गया था। वो दोनों कुत्ते उठे जरूर, अपना सर उठा करके मेरी तरफ देखा और हवा में कुछ सूंघा और फिर वो चुपचाप लेट गए थे। अब मेरे जो बैग था उसमें मैं घर वालों के लिए मिठाई लिया हुआ था मुंबई से। शायद उसकी खुशबू वो लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैग मेरा बंद था। अब मैं बेंच पर बैठ करके आराम करने लगा था। अब मेरी जो प्रेमिका का घर था बस चंद कदम के दूरी पर, उसी दुकान के दूसरी साइड में उनका घर था। लेकिन अब सब कोई सोए हुए थे, रात का मामला था, दुकान भी बिल्कुल बंद थी। अब मैं अपना उसी बेंच पर बैठ करके कि चलो 3-4 घंटे का और बात है, और सुबह 4 बजे के आसपास तो सवारी मिलना शुरू हो जाता है। गांव देहात का एरिया है, लोग बाग सुबह सुबह उठ जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं। और मैं यही सब सोचता हुआ बेंच पर बैठा हुआ था। अब मेरे बगल में मेरा बैग पड़ा हुआ था। अब कब झपकी लगी मुझे पता भी नहीं चला। जब मेरी आँख खुली ना तो जो आवारा कुत्ते लेटे हुए थे तख्त के ऊपर में, और वो जोर जोर से भौंक रहे थे। और मैं उनकी भौंकना सुन करके मेरी अब नींद खुल गई थी। मैं देखना शुरू किया, वो हमारी तरफ देख करके, मेरी तरफ देख करके अब भौंक रहे थे जोर जोर से। मैं समझ में नहीं आया कि आखिर मैं जब यहाँ पर बैठा तो कुछ नहीं बोले, और जब मैं लेटा हुआ हूँ और वो तब क्यों भौंकना शुरू कर दिए। और तभी मुझे अपने पीछे किसी का होने का एहसास हुआ। अब मैं जल्दी से अपनी गर्दन घुमाई तो देखा तो मेरी तो एकदम हालत खराब हो गई थी देख करके। मैं देख रहा हूं कि सफेद साड़ी में 7-8 फीट की एक महिला, और जो मेरा बैग है वो बैग के पास में अपना हाथ बढ़ा रखी थी, और जैसे वो बैग को खोल रही हो, चैन को खोल रही हो। और जैसे मैं शक्ल देखा तो मैं तो कांप गया था डर से। इतनी भयानक चेहरा था उस औरत का, आंखें अंदर धसी हुई थी और गाल जैसे एकदम सिकुड़े हुए थे। शरीर से तगड़ी जरूर लग रही थी, लेकिन जो चेहरा था बिल्कुल सूखा हुआ था, किसी 100 साल की बुजुर्ग की तरह। बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, कहीं कहीं गाल के मांस लटके हुए भी दिखाई दे रहे थे। हाँ, वो काली जो आंखें थी धसी हुई थी, और उसमें से मुझे हल्की हल्की सी रोशनी चमकती हुई नजर आ रही थी। और एक नज़र में मैं भाप गया था कि जिसको मैं देख रहा हूँ ये तो चुड़ैल है। हाँ, मैं इस रोड पर सुना भी था, स्टेशन वाले रोड पर, कि यहाँ रात के टाइम में भूत प्रेत का लीला होती है, चुड़ैल नज़र आती है। जो कोई अकेले इंसान दिखाई देता है तो उन पर ये टूट पड़ती है, हमला करती है, कईयों को मारने की कोशिश करती है। इस तरह के मैंने कई बातें सुन रखी थी। तो मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा था कि जो मैं देख रहा हूँ ये चुड़ैल ही है। लेकिन ये मेरे पास में क्यों है, और वो मेरे बैग पर अपना हाथ क्यों रख रखी, चेन क्यों खोल रही है। अब मेरी नज़र उसकी नज़र से मिली तो मेरा तो शरीर कांप ही गया था और मैं चीख पड़ा था। और कुत्ता जो थे दोनों भौंक रहे थे तेज तेज, वो बिल्कुल रुक नहीं रहे थे। और तभी वो चुड़ैल जो मेरा बैग का चैन था ना, उसको एक झटके से खोल दिया। और जो मैं मुंबई से मिठाई लेके आया था स्पेशल अपने घर के लिए, और पूरा जो डब्बा था वो एक झटके से निकाल लिया था। और देरी नहीं किया, वहीं पर खड़े खड़े वो पूरा मिठाई चबाने लगी थी।
मैं उसकी तरफ देख करके एकदम कांप रहा था डर से, और वो मेरी तरफ देख रही थी और मिठाई को चबा रही थी, और उसकी नज़रें मेरे ऊपर में थी। और वो कुत्ता जब देख लिए कि हाँ मैं अब जग गया हूँ, बैठ गया हूँ, और तब वो तखत से उतर करके अब मेरे नज़दीक आ गए थे और ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे, उसकी तरफ हमला करने की कोशिश कर रहे थे उस चुड़ैल की तरफ में। लेकिन उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि उसके नज़दीक जाए। अब मेरी हालत तो बस ऐसी ख़राब थी, मुझे लगा कि मैं इसी बेंच पर गिर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। और तभी मिठाई ख़त्म हो गई। अब फिर वो चुड़ैल बैग में हाथ डाल दिया, लेकिन इस बार उसमें तो कोई मिठाई थी नहीं। एक ही पैकेट मिठाई था जिसको वो खा चुकी थी। जब उसको मिठाई नहीं मिला तो उस थैले को जमीन पर गिरा दिया। अब फिर वो मेरे बगल में आकर के एकदम सट के खड़ी हो गई थी। अब मैं डर के मारे अब कांप रहा था। मैं भगवान को याद कर रहा था कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। इतनी मैं एकदम डरा हुआ था, कांप रहा था पूरा शरीर। मैं उस टाइम का जो घटना मेरे साथ में हुई सही ढंग से मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कितना डरा हुआ था। और अचानक वो चुड़ैल गुस्से में आ गई थी। वो बिल्कुल मेरे नज़दीक खड़ी थी और वो कुछ बोल रही थी। अजीब सी उसकी आवाज़ थी। शायद मुझे इतना ही समझ में आया कि वो मिठाई मांग रही थी, और जो कि मेरे पास में अब नहीं था। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस देखे जा रहा था। और गुस्से में आ चुकी थी और उसने मेरा गला को अपने हाथों से पकड़ लिया। अब फिर वही लफ्ज़ दोहराई जा रही थी। शायद अपनी भाषा में वो मिठाई मांग रही थी, और मैं सर हिला रहा था कि अब मेरे पास में कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो। अब मैं चाहता तो भाग सकता था वहाँ से, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था कि मैं उस जगह से उठकर खड़ा हो जाऊं। और स्टेशन जो थी कुछ ही दूरी पर था, वहाँ लाइट जल रही थी। स्टेशन मास्टर होते हैं, कई लोग होते हैं जो रात भर रहते हैं, और मैं चाहता तो बिल्कुल जा सकता था, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाया था। और वो चुड़ैल अब बिल्कुल गुस्से में हो चुकी थी और वो गला को मेरा दबाई जा रही थी। अब मुझे लगा कि मेरी मौत पक्की है, लेकिन भला हो उन दो कुत्तों का। एक कुत्ता पहले उस चुड़ैल पर झपट पड़ा। जब मेरी उसने हालत देखी कि मैं अब मरने वाला हूँ, और वो चुड़ैल पर अपना झपट्टा मार दिया था। और जैसे ही झपटा मारा वो चुड़ैल पीछे हट गई थी, गला उसने छोड़ दिया था। और तभी दूसरा कुत्ता जो था फिर वो उस पर कूद पड़ा था। अब दोनों कुत्ता लगातार हमला कर रहे थे और वो चुड़ैल पीछे की साइड में हटती जा रही थी। मुझे देख करके शायद उन कुत्तों को जोश आ गया था। वो समझ गए थे कि मैं हूं ना यहाँ पर, लेकिन मेरी हालत तो खुद खराब हुई पड़ी थी। मैं उनकी क्या मदद करता, मैं तो उन अपनी मदद के मोहताज था, और वो कुत्ता हमारी मदद कर रहे थे उस टाइम में। वो तो भगवान के रूप बन करके आ गए थे मेरे लिए, साक्षात भगवान का रूप। अगर वो नहीं होते तो मैं ये कहानी बताने के लिए जिंदा तो बिल्कुल नहीं रहता। जैसे जैसे कुत्ता उस चुड़ैल को धकेल रहे थे पीछे की साइड में, और चुड़ैल अजीब अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी, उन कुत्तों की डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुत्ता पीछे जरूर हटते, लेकिन फिर आगे की तरफ झपटा मारने लगते थे। ये सब शोरगुल सुन कर के जो दुकान के मालिक थे, यानी मेरी प्रेमिका के जो पिता थे, और वो डंडा लेकर के, टॉर्च लेकर के, बगल में घर था थोड़ी दूर पर, उनको लगा कि कोई दुकान में चोरी वोरी तो नहीं कर रहा है, और वो आ गए थे। आप टॉर्च की रोशनी जला करके, आप कौन है मेरे दुकान पर, कौन है। आप जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़नी शुरू हो गई उस चुड़ैल पर, और वो तो अंधेरे की साइड में भागती चली गई। जब भाग गई ना, तब वो दुकानदार आए, मेरी प्रेमिका के पिता, और मुझे देख करके पहचान गए, और वो कहने लगे कैलाश तू इस वक्त में यहाँ पर, तू तो मुंबई में था ना। अब तो मैं जो बिल्कुल डरा हुआ था, उनकी बात सुन करके मैं रोने लगा था।
को चुप कराए, कहने लगे, बेटा बता तो सही, ये कौन थी औरत, और तुझे क्या किया इसने। मैं सब कुछ बताने लगा उनको कि उनको चाचा बोलता था कि चाचा मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई, सब एक एक ब्यौरा मैंने दिया। और तब वो मेरे पर नाराज हो गए थे। वो कहने लगे, क्या तुझे जानकारी नहीं थी, तू कोई नया लड़का था इस रोड का, तुझे तो मालूम होना चाहिए ना कि रात के टाइम में जो ये स्टेशन वाला रोड है भूतहा हो जाता है, इस पर कोई अकेले चलता नहीं है, क्या क्यों तू अपनी जान देने के लिए यहाँ पर आया था। वो तो शुक्र मना कि ये कुत्ते तेरा मदद कर दिए थे, नहीं तो तू तो मारा जाता। और तूने तो अपने बैग में मिठाई भी भर रखा था, क्या तुझे जानकारी नहीं थी कि रात के टाइम में मिठाई चुड़ैले को और भूतों को आकर्षित करती है, और उसी को सूंघते सूंघते तुम्हारे पास में आ गई थी, तो तूने तो बहुत बड़ी गलती की थी। अब मैं समझ गया था कि ये जान जो बची है आज मेरी, इन दोनों आवारा कुत्तों की वजह से, ये भगवान का रूप ही थी मेरे लिए उस टाइम में। अब फिर चाचा कहने लगे कि चल घर पर चल बेटा, सुबह होने के बाद अपने घर पहुंचना। और फिर दरवाज़ा उन्होंने खुलवाया और फिर हम घर के अंदर में गए। मेरी प्रेमिका से रात में ही उसी वक्त में दीदार हुआ था, लेकिन वो दीदार कुछ पलों का था। इसके बाद मैं तो सारा रात डरा रहा था। हाँ, चाचा ने गंगा जल मुझे जो मंदिर में था उसको दिए कि बेटा तू इसको पी ले, तेरा डर ज़रूर कम होगा। और वास्तव में गंगा जल पीने के बाद मेरे शरीर में जो डर था थोड़ा बहुत तो ज़रूर कम हुआ था। अब फिर सारा रात हम उसी जगह पर रहे, चाचा के घर में। जब सुबह हुआ ना, तब मैं अपने घर के लिए निकला था। उस घटना के तो मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ जो रात में मेरे साथ घटी थी। आखिर वो कुत्ता नहीं होते उस वक्त में तो मैं तो मारा ही जाता रात में ना। तो दोस्तों, ये थी कैलाश जी की अपनी कहानी। और आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।